हेलो मेरे नीट एस्पिरेंट्स। अब नीट जो कि बच्चे 5 मई को नीट का एग्जाम देने वाले हैं, नीट 2024, 5 में नीट 2024, उन बच्चों के लिए सीरीज स्टार्ट की है हमने, जिसके अंदर हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड करेंगे फ्रॉम फर्स्ट यूनिट टू लास्ट यूनिट। लेकिन हमने बीच में से पिक की है यूनिट्स, क्योंकि यूनिट्स जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले जो हैं वो सबसे पहले कवर करेंगे हम। तो जिन बच्चों ने अभी तक एनसीईआरटी रीडिंग पे फोकस नहीं किया है वो ये सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं या जुड़ना भी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी जो है नीट एग्जाम के अंदर एक रामबाण है ना। इसके बिना भी काम नहीं चलने वाला है तुम्हारा। एनसीईआरटी की रीडिंग लाइन बाय लाइन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर भी देखा गया कि सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी लाइन टू लाइन केमिस्ट्री और बायो दोनों के अंदर देखे गए, राइट। तो भाई मेरी मानो तो एनसीईआरटी को रीड जरूर करके जाना। लेकिन कई बार क्या होता है, एनसीईआरटी हम खुद रीड करने जब बैठते हैं, जैसा कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे रिव्यू दिया भी, तो उन्हें समझ नहीं आ रही होती, या फिर क्वेश्चन जब वो करने बैठते हैं तो एनसीईआरटी की लाइन का जो मीनिंग उन्होंने खुद ने समझा होता है उसके अपोजिट साइड उसका मीनिंग निकल के आता है। तो क्वेश्चन सॉल्विंग में प्रॉब्लम आई बच्चों को एनसीईआरटी रीडिंग के टाइम, राइट। सो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन हम इस सीरीज में पढ़ने वाले हैं। गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग स्नेहा, शेयर भी करो साथ साथ ताकि तुम्हारे भाई बंधुओं को भी हेल्प मिल सके, क्योंकि एनसीईआरटी जो है वो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर। सो भाई ये मत सोचना कि हमारा कंपटीशन बढ़ जाएगा, हमने दूसरों के साथ शेयर कर लिया तो। सभी बच्चों का भला होना चाहिए। तो इस सीरीज को देखना है हमें, ताकि हम अपने 5 मई वाले नीट वाले एग्जाम में बैठने से पहले हमें एक डर जो है वो महसूस ना हो, राइट। तो जो भी चीजें एनसीईआरटी में लिखी है, चाहे वो छोटी से छोटी चीज है चाहे बड़ी से बड़ी चीज है, आपको लाइन बाय लाइन रीड करनी है। चाहे वो हम फर्स्ट पेज की बात करें जिसके अंदर हमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है जीएन रामाचंद्रन का। बेटा तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक बारी की एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी को नहीं छोड़ के जाना है। जीएम रामचंद्रन, एन आउटस्टैंडिंग फिगर इन द फील्ड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। इन्होंने काम किया था प्रोटीन स्ट्रक्चर के ऊपर। बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर। ये फाउंडर थे मद्रास स्कूल के, राइट। कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर्स। देखो बेटा पॉलीमर्स क्या होते हैं, प्रोटीन या फिर शुगर्स जब ये जुड़ के, अमीनो एसिड जुड़ के कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम सीधे शब्दों में बात करें तो मोनोमर यूनिट जब जुड़ के कोई स्ट्रक्चर बनाती है तो पॉलीमर बन जाता है। तो इन्होंने पॉलीमर्स पे ही काम किया, कन्फर्मेशनल एनालिसिस किया पॉलीमर्स का, बायोपॉलीमर्स का, बायो मतलब लिविंग पॉलीमर्स का एनालिसिस किया। हिज डिस्कवरी ऑफ द ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। कोलेजन एक प्रोटीन है जो कि पब्लिश हुआ इन नेचर इन 1954, and his analysis of the allowed conformations of proteins though the use of रामाचंद्रन प्लॉट से अब बहुत बार आपने पढ़ा हुआ रामाचंद्रन प्लॉट। तो ये रामाचंद्रन प्लॉट जीएन रामाचंद्रन ने ही दिया था। रैंक अमंग्स द मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस इन द स्ट्रक्चरल बायोलॉजी। आप अपने हायर क्लासेस में भी इसको बहुत डीपली पढ़ने वाले हो। तो जो रामाचंद्रन प्लॉट है ये आपके जीएन रामाचंद्रन ने ही दिया था। He was born on October 8 और अक्टूबर 8 में पैदा हुए। 1922 के अंदर एक छोटे से कस्बे में पैदा हुए, not far from the Cochin on the southwestern coast of India. His father was a professor. प्रोफेसर थे इनके पिताजी, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे at a local college, वहीं के किसी छोटे से कॉलेज के अंदर। Thus had considerable influence in shaping Ramachandran's interest in mathematics. तो रामाचंद्रन क्योंकि उनके पिताजी एक मैथमेटिशियन थे तो इनका जो मैथमेटिक्स की तरफ रुझाव था वो कुछ ज्यादा देखने को मिला। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूल इयर्स रामाचंद्रन ग्रेजुएटेड इन द 1942 एज द टॉप रैंकिंग स्टूडेंट इन द बीएससी ऑनर्स, यानी कि फिजिक्स में इनका रुझाव बनता चला गया। मैथ्स और फिजिक्स आपके पैरेलल चलते हैं। फिजिक्स कोर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से किया। ही रिसीव्ड पीएचडी फ्रॉम द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन 1949। व्हाइल एट कैम्ब्रिज रामाचंद्रन मेट Linus Pauling and was deeply influenced by his publication on the models of alpha helix and beta helix. हम इसको बायोलॉजी के अंदर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अल्फा हेलिक्स बीटा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है बायोपॉलीमर्स के फिजिक्स से रिलेट करते थे। बहुत अच्छे एक मैथमेटिशियन भी थे, लेकिन बायोलॉजिकल, क्योंकि देखो आप भी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों एक साथ पढ़ रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो साइंस है ये एक पॉइंट पे आके रुक जाती है, डाइवर्ज हो चुकी है। लेकिन जब इसके एक कंक्लूजन पे जब हम आए तो हमें सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज जो है वो होनी चाहिए।
His attention to solving the structure of collagen, collagen के स्ट्रक्चर को इन्होंने सॉल्व किया. He passed at the age of 78, यानी कि 7 अप्रैल 2001 में इनकी मृत्यु हो गई. तो बेटा क्वेश्चन यदि यहां से आएगा तो रामाचंद्रन प्लॉट पे आ सकता है, राइट. क्योंकि नॉन लिविंग और लिविंग चीजें जो होती हैं वो आपस में अलग कैसे हैं. आप कभी भी अपने आसपास देखें तो आपको कुछ चीजें लिविंग दिखेंगी, कुछ नॉन लिविंग दिखेंगी. तो लिविंग और नॉन लिविंग को आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इस पैराग्राफ में हमें बताया हुआ है, राइट. सो यू मस्ट हैव वंडर्ड, आस्क्ड योरसेल्फ, व्हाट इज दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग. एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग कौन बनाता है. व्हाट इज दैट इनएनिमेट थिंग डज नॉट हैव विच अ लिविंग थिंग हैज. मतलब वो कौन सी ऐसी चीज है जो एक लिविंग में प्रेजेंट है और नॉन लिविंग में प्रेजेंट नहीं है, जो उसको अलग करती है. आंसर रहेगा हमारा द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल. एक सेल का होना एक लिविंग को लिविंग बनाता है और नॉन लिविंग में वो प्रेजेंट नहीं. जैसे वायरस की हम बात करें, वायरस के अंदर क्या होता है कि आपका डीएनए या आरएनए या फिर प्रोटीन, मतलब इनमें से डीएनए आरएनए में से एक और प्रोटीन का कोट सिर्फ प्रेजेंट है. वायरस दैट इज ए सेलुलर पार्टिकल जो कि उसको लिविंग चीजों से अलग बना रहा है, राइट. सो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. सभी के सभी ऑर्गेनिज्म किसके बने हैं, सेल के बने हैं. सम आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल. कुछ एक सिंगल सेल के बने हैं जिसको हम बोलेंगे यूनिसेलुलर. क्या बोलेंगे बच्चों, यूनिसेलुलर. वाइल कुछ जो बने हैं मल्टी सेलुलर है, जैसे कि हम लोग हैं, हम क्या है, मल्टी सेलुलर है. तो अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज सेल. अब ये सेल है क्या, ये हमने समझना है नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर. हर एक बारीकी जो है इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. जो एक सेल होगा ना बेटा, और ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है. जैसे कि आप लोगों ने अमीबा पढ़ा होगा. अमीबा के अंदर क्या रहा कि एक ही सेल जो है वही इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करके, है ना, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करके अपना खान पान पोषण सब कुछ, रिप्रोडक्शन सब कुछ वही एक सेल कर रहा होता है. उसका जीवन जो है वो एक सेल ही है, उससे ऊपर उसका कुछ नहीं है, राइट. तो एक सेल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, सारे लाइफ के फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है. एक सेल से कम कुछ नहीं होता, ये अगली लाइन में लिखा है. Anything less than a complete cell or structure of a cell does not ensure independent living. Independent living नहीं हो सकता बिना एक सेल के, राइट. तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. बिल्कुल बेटा, श्री कृष्णा बिल्कुल सही बोल रहे हैं. सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, राइट. सो एंटोन वॉन लीवेनहुक की बात करें, इन्होंने लिविंग सेल को बताया था हमें, पॉन्ड वाटर से लिविंग सेल को इन्वेस्टिगेट किया था. रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस. उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था. इन्वेंशन जो है बेटा माइक्रोस्कोप की, इंप्रूवमेंट होती गई हमारी, है ना, माइक्रोस्कोप की, जिससे हम सेल के अंदर घुसते चले गए. सेल में क्या क्या प्रेजेंट है, कितनी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, राइट. और उस ऑर्गेनेल्स में कितने केमिकल्स प्रेजेंट हैं, उन केमिकल्स तक हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से पहुंच चुके हैं. नेक्स्ट है बेटा सेल थ्योरी. सेल थ्योरी में 1838 के अंदर मैथियाज श्लिडीन जो कि जर्मन बोटेनिस्ट थे, उन्होंने एग्जामिन किया अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ऑब्जर्व दैट. क्या ऑब्जर्व किया, ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स. कि सारे के सारे प्लांट्स अलग अलग तरह के सेल से बने हैं, राइट. बिल्कुल बेटा, साइंटिस्ट याद करने पड़ेंगे यदि आपको 360 के 360 मार्क्स चाहिए बायो के अंदर, राइट. स्किप आप कुछ नहीं कर सकते हो. एनसीईआरटी की एक एक लाइन जो है वो इंपॉर्टेंट है. तभी हमने ये सीरीज स्टार्ट की है जिसमें एनसीईआरटी रीड करेंगे. सभी बच्चे बेटा सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिए. विच फॉर्म द टिश्यूज ऑफ द प्लांट एट अबाउट द सेम टाइम. उन्हीं के टाइम पीरियड में, मतलब 1838 में कौन आया, श्लिडीन आए. इवन मैं बोलूं श्लिडीन याद करने से काम नहीं चलेगा, मैथियाज भी याद करना पड़ेगा. तुम्हारा जो एनटीए है ना, जो आपका एग्जाम बनाता है नीट का, वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है. तो पूरा नाम एग्जैक्टली आपको इसमें याद करना पड़ेगा. यस, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल डिस्कवर किया था, राइट. इन्होंने रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को किया. कहां से किया, प्लांट्स की जो कोर्क होती है ना, वहां से सेल को लिया. माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया और इन्होंने बोला भाई ये तो सेल है. अब सेल होता क्या है, सेल मतलब बाउंड्री. इनको भी बाउंड्री दिखाई दी माइक्रोस्कोप के अंदर, तो बोल दिया ये सेल है. क्लियर. यस, 1839 इज श्वान. तो श्लिडीन एंड श्वान दो भाई बंधु, ये मतलब भाई है नहीं भाई, कहीं लिखा हो देयर ब्रदर, लिख के तो क्या होगे, तुम्हारा पेपर जो है वो एमसीक्यूज बेस्ड है, ठीक है. तो प्रैक्टिस भी करते रहना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं इसको अटेम्प्ट करते वक्त, ओएमआर शीट फिल करते वक्त भी हम बहुत सारी गलती कर देते हैं. चलिए, सो जर्मन बोटेनिस्ट 1838 उन्होंने बोला कि सारे प्लांट्स बने हुए हैं सेल से. किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं.
सेम टाइम दियोदर श्वान 1839 में ये जोलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश जोलॉजिस्ट थे, स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स। इन्होंने रिपोर्ट किया कि सेल्स हैड आउटर थिन लेयर जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इन्होंने देखा कि प्लांट सेल में उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी यानी कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक वॉल होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलेंगे बच्चों? सेल वॉल। तो अपनी स्टडीज के बेसिस पे इन्होंने अपने कंक्लूजन्स दिए। वो कंक्लूजन्स क्या है हम पढ़ लेते हैं। चलिए, he concluded based on his studies on the plant tissues that the presence of cell wall is a unique characteristic of the plant cell। प्लांट सेल का एक यूनिक करेक्टर है कि उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। बच्चों क्या प्रेजेंट होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ये किसने बताया? श्वान ने बताया। ऑन द बेसिस ऑफ दिस श्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस। उन्होंने हाइपोथेसिस दी दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। तो श्लेडिन और श्वान दोनों की स्टडीज को हमने कोलैबोरेट कर दिया और हमने दी सेल थ्योरी। लेकिन सेल थ्योरी में एक ग्लिच था, उसमें ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि नए सेल्स कहां से बन रहे हैं, राइट। तो इसके अंदर यस बिल्कुल बेटा, दोनों ने इकट्ठे मिलकर परफॉर्म की थी। रुडोल्फ वर्चो ने मॉडिफाई किया। तो तुमसे पूछा जाए कि सेल थ्योरी फॉर्मुलेट किसने की, तो तुम दो साइंटिस्ट का नाम दोगे। लेकिन तुमसे पूछा जाए कि मॉडिफाई किसने किया, तुम साइंटिस्ट का नाम दोगे, रुडोल्फ वर्चो। इसका ईयर याद रखना इंपॉर्टेंट है भाई, इसको अंडरलाइन कर लेंगे हम। 1855 के अंदर। कब किया? 1855 के अंदर। इन्होंने क्या कहा कि ओमनीस सेलुलर ई सेलुलर। इन्होंने बोला कि जितने भी पुराने सेल होते हैं वो नए सेल्स को ओरिजिनेट करते हैं, यानी कि पुराने सेल डिवाइड करेंगे और न्यू सेल्स को फॉर्म करेंगे। सो ऑल द न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि उनकी लैंग्वेज में हम बात करें तो ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। ये हमारी सेल थ्योरी थी। तो सेल थ्योरी में दो पॉइंट्स हमारे रहेंगे। एक है ऑल लिविंग सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, और सेकंड जो है दैट इज ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। एनी कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन है तो फटाफट से बताओ ताकि हम आगे बढ़े जल्दी फटाफट से। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ओवरव्यू ऑफ सेल। ये पैराग्राफ मैं पहले भी बता चुकी, इंपॉर्टेंट है। ओवरव्यू में तुम्हें जनरल दिया हुआ है कि क्या क्या होता है, कितने कितने तरह के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल कैसे डिफर करते हैं। तो एनसीईआरटी रीडिंग जरूरी है, तुम्हें करना पड़ेगा। You have earlier observed that cells in onion peel or human chick cells under the microscope. Let us recollect the structure. Onion peel जो है, which is a typical plant cell, उनमें एक अलग सा सेल वॉल प्रेजेंट होता है जो कि बाउंड्री फॉर्म करता है वहां पे। Within the cell, it's cell membrane. Cell membrane के ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ये बोलना चाह रहा है। Cells of the human chick have an outer membrane as a delimiting structure. ये बोल रहा है कि ह्यूमन चिक सेल का जब इन्वेस्टिगेट किया तो उनमें ऐसी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं मिली। इनसाइड सेल, सेल के अंदर डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। मेम्ब्रेन बाउंड होगा यूकैरियोट्स में और नॉन मेम्ब्रेन न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा प्रोकैरियोट्स के अंदर। दिस न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोसोम। इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम, जिसके अंदर हमारा होता है जेनेटिक मटेरियल जिसको हम बोलते हैं डीएनए, यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होता है वो होते हैं हमारे यूकैरियोट्स, और जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट हो या प्रोकैरियोट हो, सबके अंदर सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स यानी कि साइटोप्लाज्म आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो कि सेल के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। साइटोप्लाज्म इज द मेन अरेना। सारी की सारी सेलुलर एक्टिविटीज आपको कहां मिलेंगी? साइटोप्लाज्म के अंदर मिलेगी, चाहे वो प्लांट सेल हो आपका, चाहे वो एनिमल सेल हो। वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इन इट टू कीप द सेल इन ए लिविंग स्टेट। साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही रिएक्शंस की वजह से ही एक सेल जो है वो लिविंग रहता है, ये याद रखना। ओके ओके जी, गेम द स्टफ। व्हाट्स योर नेम बेटा? राइट योर नेम हियर। बिसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोट के अंदर बाकी और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी मिलती हैं। कौन कौन सी? देखो, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स एटसेट्रा। प्रोकैरियोट्स के अंदर ये सारी के सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली एब्सेंट रही है, याद रखना। राइबोसोम जो है ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, इसीलिए ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों सेल के अंदर पाया जाता है। सो राइबोसोम्स आर द नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज फाउंड इन द सेल, दोनों के अंदर, प्रोकैरियोटिक के अंदर भी यूकैरियोटिक के अंदर भी। विद इन द सेल, सेल के अंदर राइबोसोम जो है सिर्फ साइटोप्लाज्म में नहीं पाए जाते हैं, ये आपको क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट्स के अंदर है, माइटोकॉन्ड्रिया जो दोनों के अंदर होता है, प्लांट के अंदर भी एनिमल के अंदर भी, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाए जाएंगे। तो राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अलावा कहां का पाए जाएंगे? क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट्स के अंदर है, माइटोकॉन्ड्रिया और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोई कंफ्यूजन?
चलिए बढ़े आगे। तो भाई आज की रात हम करने वाले हैं पूरी सेल यूनिट, बने रहिए ताकि ये जो यूनिट है अब रिवाइज करके ही उठो। क्लियर, पूरी की पूरी यूनिट हम करने वाले हैं इसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनिमल सेल्स कंटेन अदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली ऑल्सो, जिसका नाम है सेंट्रोजोम, जो कि प्लांट सेल में रहता है एब्सेंट। तो सेंट्रोजोम पाया जाता है एनिमल सेल में, ये प्लांट सेल में एब्सेंट रहेगा। और सेंट्रोजोम किसके लिए है? सेल डिवीजन के लिए, याद रखना किसके लिए बेटा? सेल डिवीजन के लिए है। सेल डिफर्स ग्रेटली इन साइज, सेल बहुत सारे शेप का, बहुत सारे साइजेस का प्रेजेंट हो सकता है अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करते हुए। जैसे कि माइकोप्लाज्मा, जिसके ऊपर सेल वॉल नहीं होती है, ये हमें सिखाता है हमारा चैप्टर 2 यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर, राइट। वो हमें कहता है कि भाई आपके माइकोप्लाज्मा पे सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। दूसरी बात हमें वो बोलता है कि ये सर्वाइव कर सकता है बिना ऑक्सीजन के, राइट। और यहां से हम पढ़ेंगे कि इसके ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है और ये स्मॉलेस्ट सेल है, ये बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। मोनरा में बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा दोनों को हमने वहां पे रखा था, ये बैक्टीरिया से भी छोटा है, 0.3 माइक्रोमीटर ओनली इन लेंथ, राइट। बैक्टीरिया की हम बात करेंगे, उससे पहले कुछ स्ट्रक्चर्स हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। ये स्ट्रक्चर, सबकी शेप आपको याद होनी चाहिए। आरबीसी का शेप होता है राउंड या फिर बाइकॉनकेव। व्हाइट ब्लड सेल्स का कोई शेप नहीं होता, तो हमने बोल दिया अमीबॉइड। यस बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, राइट। कॉलमनर एपिथेलियल सेल की बात करें तो बेटा ये लॉन्ग और नैरो है। आपका नर्व सेल जो है ये लॉन्गेस्ट सेल है, याद रखना। लार्जेस्ट की बात है तो आइसोलेटेड, लार्जेस्ट की बात आए तो आप ऑस्ट्रिच एग की बात करोगे। ये ट्रैकिड है जो कि एलोंगेटेड यानी कि लंबा होता है। ये मेसोफिल सेल्स हैं यानी कि लीव्स में पाए जाने वाले सेल्स, यानी कि पत्तियों में पाए जाने वाले सेल्स। राउंड एंड ओवल, राइट। कोई कंफ्यूजन? तो आगे बढ़ेंगे कि बैक्टीरिया का साइज क्या होता है वो देखना है हमें। बैक्टीरिया का साइज जो है इट कुड बी 3 माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर। तो माइकोप्लाज्मा था 0.3 और बैक्टीरिया आपका हो गया 3 to 5 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट सेल मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, लार्जेस्ट सेल इज द एग ऑफ ऑस्ट्रिच। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आरबीसी जो है उसका साइज है 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, याद रखना। नर्व सेल बेटा लॉन्गेस्ट सेल है, बता चुकी हूं। सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन शेप, अलग अलग शेप के पाए जा सकते हैं। डिस्क शेप, पॉलीगोनल शेप, कॉलमनर सेल, एपिथेलियल सेल देखे थे ना, कॉलमनर थे। क्यूबॉइड हो सकते हैं, धागे के जैसे यानी कि माइसीलियल हो सकते हैं, या फिर इरेगुलर यानी कि डब्ल्यूबीसी अमीबॉइड शेप का हो सकता है। शेप जो है सेल की वो अलग अलग हो सकती है, और या फिर वो बेस हो सकती है कि उसका फंक्शन क्या है, फंक्शन के हिसाब से सेल की शेप चेंज भी हो सकती है। कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट हमें दिया हुआ है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, कैसा दिखता है? प्रोकैरियोटिक की हम बात करें तो हम बेटा बात करेंगे किसकी? माइकोप्लाज्मा की आप बात कर सकते हो, साइनोबैक्टीरिया की आप बात कर सकते हो, जितने भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उन सब की बात कर सकते हो। तो प्रोकैरियोट सेल्स बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जो कि आपके मोनेरा किंगडम को बनाते हैं। दे आर जनरली स्मॉलर, छोटे सेल्स हैं, मल्टीप्लाई बहुत जल्दी करते हैं। यूकैरियोटिक तो प्रोकैरियोट जल्दी मल्टीप्लाई करेगा, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक जल्दी मल्टीप्लाई करता है। दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। 4 बेसिक शेप जो है बैक्टीरिया की वो पाई जाती है। यदि वो ओवल हो तो हम क्या बोलेंगे? कॉकस। यदि वो रोड शेप हो तो हम बोलते हैं बैसिलस। वो कॉमा शेप हो तो हम बोलते हैं विब्रियो। यदि वो स्पाइरल शेप रहता है तो हम क्या बोलेंगे? स्पाइरुलम। तो वही सब चीजें हमें यहाँ पे बताई हुई है बेटा। Organization of the prokaryotic is fundamentally similar even though the prokaryotes exhibits a wide variety of shapes and functions. Prokaryotic की similarities हमें देखने को यहाँ पे मिली है, हालांकि इसके शेप, साइज, फंक्शंस जो है वो अलग अलग देखने को मिलते हैं। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट है बेटा, all prokaryotes have a cell wall। क्या प्रेजेंट है? सेल वॉल प्रेजेंट है सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। किसको छोड़ के? माइकोप्लाज्मा। क्योंकि माइकोप्लाज्मा में ये नहीं, स्पाइरम नहीं होता बेटा, इट्स स्पाइरुलम। स्पाइरुलम, ओके, नॉट स्पाइरम। ध्यान रखना, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। एक लाइन जो है इंपॉर्टेंट है, कोई भी लाइन आपको 4 नंबर दिला सकती है और कोई भी लाइन ना पढ़ने से आपका -1 हो सकता है, याद रखना।
इसके अंदर बेटा जो मैट्रिक्स है उसको हम वही साइटोप्लाज्म ही बोलते हैं, जैसा कि बाकी सेल्स के अंदर बोलेंगे। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, कोई न्यूक्लियस जो है वो आपको दिखाई नहीं मिलेगा, या ये यूकैरियोटिक सेल है इसमें प्रॉपर न्यूक्लियस आपको मिलेगा। जेनेटिक मटेरियल नेक्ड है क्योंकि बाउंड्री प्रेजेंट नहीं है आपके जेनेटिक मटेरियल की। इट इज नॉट एनवेलप्ड बाय एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये एनवेलप नहीं रहेगा। इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए के साथ साथ इसके पास सिंगल क्रोमोसोम यानी कि सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट हो सकता है। जीनोमिक डीएनए के बाहर छोटे छोटे, मान लो ये सेल है और इसमें इसका जीनोमिक डीएनए है, तो छोटे छोटे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्मॉल सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। और यही प्लाज्मिड आपने बायोटेक में पढ़ा होगा। यस बेटा, सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज वन एंड ओनली थिंग, है ना, दोनों सेम थिंग है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो सेल मेम्ब्रेन बोलो एक ही बात होती है। इसके ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होती है कुछ सेल्स के अंदर। क्लियर? ओके जी, नेक्स्ट पढ़ते हैं। दीज स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड बहुत काम के हैं बायोटेक इंडस्ट्री के अंदर। द प्लाज्मिड डीएनए क्या करता है, ये कन्फर करता है सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स टू सच बैक्टीरिया। हर बैक्टीरिया में अलग अलग तरह के होंगे और ये किसी भी फॉरेन डीएनए को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और उसकी कॉपी बनवा सकते हैं। इसके इसी कैरेक्टर को यूज करके हम बायोटेक में यूज करते हैं। वन सच कैरेक्टर इज रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, और यही रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स भी दिलवा सकता है, जो कि बायोटेक का फिनोमिना है। तो इन लाइंस को पढ़ लेंगे हम। हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे, यू विल लर्न दैट दिस प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। 12th में, एमबीबीएस में, बीएससी में, हर जगह आप इसको पढ़ने वाले हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट फाउंड इन यूकैरियोट्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इज नॉट फाउंड इन यूकैरियोट्स। नो ऑर्गेनली लाइक, अरे ये गलत लिखा हुआ है क्या, क्या लिख दिया इन्होंने, एनसीईआरटी में ग्लिच है भाई। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड, अच्छा मैं गलत पढ़ रही हूं, एनसीईआरटी ठीक है आपकी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलती लेकिन यूकैरियोट्स में हमेशा मिलती है, राइट, ये याद रखना। नो ऑर्गेनली लाइक द वंस इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट सेल एक्सेप्ट द राइबोसोम। देखो मेम्ब्रेन बाउंड जितनी भी होगी, साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, बिल्कुल बेटा पढ़ेंगे हम उसको भी, 12th का टॉपिक्स भी करेंगे हम, लेकिन उससे पहले इसको कवर करते हैं। कोई भी ऑर्गेनली जो कि मेम्ब्रेन बाउंड थी और जो कि यूकैरियोट में हमने पढ़ी थी, वो प्रोकैरियोट में पाई नहीं जाएगी, आपकी ये लाइन बोलते हैं। लेकिन राइबोसोम क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है तो ये प्रोकैरियोट में भी पाए जाएंगे। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन। प्रोकैरियोट में इंक्लूजन बॉडीज भी होती हैं, राइट। अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोसोम। ध्यान रखना बेटा, ध्यान से समझो। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज नहीं है जिनके अपने स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट के अंदर अब वो प्रेजेंट नहीं है तो उनका काम कौन करेगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूं, प्रोकैरियोट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं है, राइट, तो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन कौन करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग्स बना सकती है ताकि वो अलग अलग तरह के फंक्शंस को परफॉर्म कर सके, और उन इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं बेटा मीजोसोम, राइट। जैसे कि दो तरह के घर होते हैं, एक वो घर जिसमें बहुत सारे नौकर चाकर हैं, राइट, जिनके सबके अपने काम डिवाइडेड है, लेकिन एक वो घर है जिसमें सारे काम मम्मी कर रही होती है ना, तो मम्मी सारे काम कर रही है, कभी कोई रूप ले लेती है कभी कोई रूप ले लेती है, तो वो मीजोसोम की तरह है यहाँ पे। क्योंकि प्रोकैरियोट में इतने सारी ऑर्गेनली प्रेजेंट नहीं है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही अलग अलग रूप में बाकी सारे काम परफॉर्म कर सकती है, चाहे वो कोई भी काम रहे, राइट। चलिए, so mesosome is the characteristic of prokaryotes. They are essentially infoldings of cell membrane. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स हैं, अंदर की तरफ फोल्ड होके मीजोसोम का रूप लेके अलग अलग तरह के फंक्शन जो है प्रोकैरियोट के कौन करेगा, मीजोसोम करेगा, याद रखना। कोई कंफ्यूजन, आगे बढ़े बेटा। अरे चलिए, नेक्स्ट है सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स, पर्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल की हम बात कर रहे हैं, हैव ए केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप। तो बैक्टीरियल सेल जो है ना, उसमें जो सेल एनवेलप है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है। सेल एनवेलप में आप किस किस चीजों को लोगे, ये बात ध्यान रखना। सेल एनवेलप में सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि जो भी एनक्लोज किए हुए सेल को, उसको हम बोलते हैं सेल एनवेलप। द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ अ टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर इन प्रोकैरियोट। सबसे बाहर की तरफ होता है ग्लाइकोकैलिक्स, फॉलोड बाय द सेल वॉल, यानी ग्लाइकोकैलिक्स का सेल कोट होगा,
उसके बाद सेल वॉल होगी एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। Although each layer of cell envelope perform the distinct function, अलग अलग इनके फंक्शन रहते हैं, इकट्ठा मिलके ये सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट बन जाते हैं। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन द सेल एनवेलप, जिसमें हार्ड सेल एनवेलप हो, राइट, वो ग्राम पॉजिटिव, जिसमें मतलब देखो 2 लेयर्स वाला रहता है, 3 लेयर वाला रहता है, मतलब जो बाहर की लेयर है वो एक स्टिफ है या 2 लेयर्स हैं, उसके हिसाब से हमने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है, ग्राम पॉजिटिव एंड द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, राइट। क्लियर? कोई कंफ्यूजन है तो फटाफट से बोलेंगे। वॉइस क्लियर है सबको? बिजी बेटे सारे फंक्शंस राइबोसोम ही करेगा। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस। ग्लाइकोकैलिक्स की जो बैक्टीरिया है उसकी जो कॉम्प्लेक्स हो सकती है या कैप्सूल लाइक हो सकती है या सिंपल हो सकती है, सेल लेयर की हम बात करें तो ग्लाइकोकैलिक्स मतलब ध्यान से समझो, सबसे ऊपर है ग्लाइकोकैलिक्स, फिर है सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो 3 लेयर क्या बनाएंगी? आपका कोट बनाएंगी पूरा। ग्लाइकोकैलिक्स की हम बात करें, ये स्टिफ यानी कि हार्ड भी हो सकता है, ये लूज शीथ भी हो सकता है, तो वही हम पढ़ने वाले हैं। इट कुड बी लूज शीथ, स्लाइम लेयर बोलेंगे, while in others it may be thick and tough, तो हम इसको कैप्सूल बोलेंगे। तो स्लाइम लेयर यानी कि टफ नहीं है ज्यादा, थिक नहीं है ज्यादा, और ये कैप्सूल की तरह हार्ड भी हो सकता है। द सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग। तो सेल वॉल जो है वो डिटरमाइन करती है एक बैक्टीरिया की शेप को, और वो बर्स्ट ना करे जल्दी, जितना हार्ड कोट होगा उतना ही देरी से वो बर्स्ट करेगा। चलिए, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, इंटरेक्ट करती है आउटसाइड वर्ल्ड से, कुछ भी अंदर जाना है बाहर जाना है सेल के तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही जाएगा। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ द यूकैरियोट्स। यूकैरियोट की जैसे लिपोप्रोटीनेशियस रहेगी, इसका स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर की हमने बात की थी मेसोसोम की, विच इज फाउंड इन द बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन से ही मेसोसोम बनते हैं। दीज एक्सटेंशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, इस तरह से हो सकता है, ट्यूब्स की फॉर्म में हो सकता है, या फिर लेमेला की फॉर्म में हो सकता है, कुछ इस तरह से। तो किसी भी फॉर्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनफोल्ड कर सकती है। तो दे हेल्प इन सेल वॉल। अब ये मेसोसोम जो है किसमें हमें हेल्प करने वाले हैं वो हम देखेंगे। They help in cell wall formation, DNR application, distribution to the daughter cells. तो ये कुछ फंक्शंस हमें यहाँ बताए हैं। इसके अलावा भी रेस्पिरेशन, बहुत सारे फंक्शंस इसके लिखा ही हुआ है। रेस्पिरेशन, सिक्रीशन प्रोसेसेस, सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और एंजाइमेटिक कंटेंट के लिए, ये सारे फंक्शंस आपके मेसोसोम्स के हैं, यहाँ से याद करेंगे। कुछ प्रोकैरियोट्स के अंदर, जैसे कि हमने बात की साइनोबैक्टीरिया, देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन द साइटोप्लाज्म, जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटोफोर्स, जिसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं जो इनको फोटोसिंथेसिस करने के लायक बनाते हैं। यस बेटा, सेल साइकिल भी करेंगे। तीनों चैप्टर्स का ही टारगेट है आज हमारा। देखो क्या क्या पढ़ा जा सकेगा प्रियांशु, राइट। पहले सेल, फिर सेल फिर बायोमोलिक्यूल्स एंड देन सेल साइकिल एंड डिवीजन, राइट। तो तीनों चैप्टर्स ही करने का प्लान है हमारा। भाई पहले तो चैनल को आप सब्सक्राइब करो, तभी मैंने आगे चैप्टर पढ़ाने हैं। चलिए, बैक्टीरियल सेल्स में बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। यदि मोटाइल है तो मतलब फ्लैजिला की वजह से फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट हो सकता है। इफ मोटाइल, दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजिला। तो फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकता है इन केस ऑफ मोटाइल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया शो अ रेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। किसी के पास 1, 2, 3, 4 इस तरह से फ्लैजिला के भी टाइप होते हैं, राइट। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में अलग अलग तरह के फ्लैजिला देखे गए हैं भाई, ठीक है। उनका सेम फ्लैजिला नहीं होता, इतना डीप हमने स्टडी नहीं करना क्योंकि हमारा टारगेट है नीट एंड ओनली नीट। बैक्टीरियम फ्लैजिला इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। देखो मानो ये सेल है, तो सेल की मेम्ब्रेन से ही बनना शुरू हो जाता है फिलामेंट, फिर एक छोटा सा हुक आता है, और फिर आता है आपका फ्लैजिलिन की, राइट। तो पहले आ गया आपके पास ये फिलामेंट है, ये हुक हो गया, और ये हो गया आपकी बेसल बॉडी। तो बेसल बॉडी बेस पे हुक एंड देन फिलामेंट। फिलामेंट बनी होती है फ्लैजिलिन नाम के प्रोटीन की। किसकी बनी होती है? फ्लैजिलिन नाम के प्रोटीन की। ओके जी, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। शेयर भी कर दो साथ साथ, क्योंकि मोटिवेशन तो हर एक को चाहिए। अब तुम पढ़ते रहो, तुम्हें सारा दिन माँ बाप बोलते रहे पढ़ नहीं रहे, तो क्या ही पढ़ पाओगे। तो मोटिवेशन की सबको नीड है, इवन टीचर्स को भी, है ना। तो बिसाइड्स फ्लैजिला, फ्लैजिला के अलावा क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है? पिलाई एंड फुंड्री है, ये भी प्रेजेंट हो सकते हैं। दीज आर आल्सो द सरफेस स्ट्रक्चर्स बैक्टीरिया बट डू नॉट प्ले इन
रोल इन मोटिलिटी, मूवमेंट में फ्लैजिला रोल प्ले करेगा। पिलाई क्या करती है, मान लो किसी के साथ अटैच होना है, उन्हें सबसिस्टम के साथ अटैच होना है तो अटैचमेंट में हेल्प करा देगी पिलाई, लेकिन पिलाई कभी भी मूवमेंट नहीं कराती है, बात याद रखना। पिलाई है क्या बेटा, एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, स्पेशल प्रोटीन की बनी होती है, फिम्ब्रे स्मॉल ब्रिस्टल्स है, जैसे टूथब्रश में ब्रिस्टल्स होते हैं ना कुछ वैसे से, फाइबर्स है स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। कुछ बैक्टीरिया के अंदर दे आर ऑल्सो दे आर नॉन टू हेल्प अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक्स एंड स्ट्रीम्स, यानी पानी के झरनों में बह रहे हैं बैक्टीरिया, उसे चट्टान से फिक्स होना है तो ये पिलाई फिम्ब्रे हेल्प कर सकते हैं। एंड ऑल्सो टू द होस्ट टिश्यू, किसी होस्ट के साथ इसको अटैच होना है तो भी पिलाई फिम्ब्रे हेल्प कराएंगे। लेकिन याद रखना कि पिलाई फिम्ब्रे मोटिलिटी मूवमेंट में हेल्प नहीं कराते हैं, राइट। उसके बाद बेटा राइबोसोम्स, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम कैसा होगा वो हम देखने वाले हैं। अभी अपने फ्रेंड्स को शेयर करो भी साथ साथ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी चलता रहना चाहिए। राइबोसोम्स एंड द इंक्लूजन बॉडीज, प्रोकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम्स एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ही प्रेजेंट होते हैं। ध्यान रखना, कई बार है ना पढ़ा होता है हमें पर उस तरीके से नहीं पढ़ते तो ध्यान नहीं रहती हैं चीजें हमें। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम किधर प्रेजेंट है भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट है, ये बात याद रखना, इनकी पेरिफेरी पे प्रेजेंट है, ये बात याद रखना। देयर अबाउट 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर इन साइज, तो साइज भी दिया हुआ है यहाँ पे। एंड आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट, कितनी सब यूनिट के बने हुए हैं, 50s एंड 30s के बने हुए हैं, और इकट्ठा हम देखिए तो 70s आएगा। सेडिमेंट्री कोफिशिएंट है, डेंसिटी कोफिशिएंट है, इससे डेंसिटी का पता लगता है। दो को इकट्ठा करो तो इसका अलग आता है, लेकिन अलग अलग करो तो अलग आता है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। चलिए, तो अलग किया तो 50 + 30, भाई अब बायोलॉजिकल है, ये बायोलॉजिकल चीजें हैं, इसको मैथ्स की तरह 50 + 30 करके 80 मत कराना, ये 70s बनेगा। क्या बनेगा बेटा, 70s बनेगा ये, राइट। चलिए, राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम बेटा प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं, इनके अंदर बहुत सारे तरह के अमीनो एसिड होते हैं, उन अमीनो एसिड को इकट्ठा करके मतलब चार्ज करके हम प्रोटीन बनाते हैं। सेवरल राइबोसोम्स अटैच टू अ सिंगल एमआरएनए। देखो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन आपने पढ़ी हो, ट्रांसलेशन में क्या होता था, राइबोसोम इकट्ठे होते थे ताकि वो प्रोटीन फॉर्मेशन करा सके, तो ये बीच में एमआरएनए और ये बहुत सारे अटैच हो गए राइबोसोम, तो इसको बोलते हैं पोलिसोम्स। क्या बोलेंगे, पोलिसोम। पोलिसोम बोल सकते हो, पोलीराइबोसोम बोल सकते हो, पोलिसोम बोल सकते हो और बेटा पोलीराइबोसोम बोल सकते हो। क्लियर। चलिए, द राइबोसोम्स ऑफ पोलिसोम ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू प्रोटीन, तो पोलिसोम क्यों बनता है, ट्रांसलेशन के लिए बनता है। फिर हम बात करेंगे इंक्लूजन बॉडीज की, रिजर्व मटेरियल है, चीजें रिजर्व कर ली हैं, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स ने भी तुम्हारे लिए एफडी करा के रख रखी होंगी, तो वो रिजर्व मटेरियल तुम्हारे फ्यूचर में काम आने वाला है। इसी तरह से इंक्लूजन बॉडी रिजर्व मटेरियल है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, जो कि स्टोर करके रखता है साइटोप्लाज्म के अंदर, स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज, राइट। दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है। यदि मेम्ब्रेन बाउंड होता तो प्रोकैरियोट में क्या कर रहा होता, ये सिर्फ यूकैरियोट में प्रेजेंट होता। साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट है, जैसे कि फॉस्फेट के ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसियन के ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल्स, या कई बार खाली भी ऐसे पैक करके रखे होते हैं, गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन द ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल, या फिर ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। क्लियर, कोई कंफ्यूजन। ये था हमारा प्रोकैरियोट्स के बारे में। अभी 2 मिनट का सिर्फ हम ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल फिक्स डिपॉजिट एफडीज
ओके जी, नाउ वॉइस इज क्लियर। नीट की कसम क्यों खानी है भाई, विश्वास है तुम पे, नीट की कसम क्यों खाई जा रहे हो? वॉइस इज क्लियर नाउ? चलिए, हम बात कर रहे थे यूकैरियोट सेल के बारे में। ऑल क्लियर नाउ? वॉइस क्लियर नाउ? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यूकैरियोटिक सेल, जिसमें हम बात करें बेटा प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई, इन सब के अंदर एक यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल में होती है कंपार्टमेंटलाइजेशन। क्या मतलब है इस बात का कि सेल प्रेजेंट है बेटा आपका, मान लो ये न्यूक्लियस है, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ कहीं माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, वैक्यूल प्रेजेंट है, या कुछ भी प्रेजेंट है, मतलब एक साइटोप्लाज्म जो है ना वो अलग अलग टुकड़ों में बट गया है और सबके अपने फंक्शन जो है वो रहते हैं वहां पे, राइट। तो यूकैरियोटिक सेल्स पोजेस एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट है। यूकैरियोटिक सेल में विद वाइड वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे इसके अंदर। जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड है क्रोमोसोम्स के अंदर। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल जो है वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल ये अलग रहते हैं। प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाएगी, प्लास्टिड्स पाए जाएंगे और एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल पाया जाएगा, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। तीनों चीजें एब्सेंट रहती है एनिमल सेल में। जो लास्ट यानी कि वैक्यूल जो है, कई बार छोटे छोटे वैक्यूल एनिमल सेल में पाए जा सकते हैं, लेकिन एक बड़ा सा लार्ज वैक्यूल एनिमल सेल में कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। एनिमल सेल में एक्स्ट्रा क्या है, सेंट्रियोल एक्स्ट्रा है बेटा, जो कि ऑलमोस्ट प्लांट सेल में एब्सेंट रहता है, याद रखेंगे हम। कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ते हैं। ये आपको सेल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसको आप स्टडी कर लेंगे, प्लांट सेल और एनिमल सेल। इसमें ये याद रखना कि प्लांट सेल में वैक्यूल होता है एक बड़ा सा, जो कि एब्सेंट रहता है एनिमल सेल में, और इसमें न्यूक्लियस पेरिफेरी पे है। प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरी पे रहता है हमेशा, और एनिमल सेल की हम बात करें तो उसमें सीधा सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाएगा। ये भी एक डिफरेंस रहता है यहां पे। उसके बाद है बेटा एक एक करके हमें सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, राइट। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं साइटोप्लाज्म। क्या पढ़ने वाले हैं? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म से पहले सॉरी हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ने वाले हैं। साइटोप्लाज्म एक मेन अरेना है, उसके बारे में ज्यादा डिटेल में हमें नहीं दिया हुआ है, सेल मेम्ब्रेन को दिया हुआ है, वो देखते हैं। डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने के बाद ही हमें सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जानने का मौका मिला। 1950s की बात है बेटा। मीनवाइल केमिकल स्टडीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन, स्पेशली हम बात कर रहे हैं आरबीसी की, enabled the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane। आरबीसी देखो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने के बाद या अच्छे माइक्रोस्कोप आने के बाद आरबीसी का स्ट्रक्चर जो है वो स्टडी किया हमने सबसे पहले, और आरबीसी के स्ट्रक्चर से ही हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो डिड्यूस किया था। So these studies show that the cell membrane is mainly composed of lipids and proteins। किसकी बनी हुई है? लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी हुई है। The major lipids कौन से प्रेजेंट है? फोस्फोलिपिड। तो लिपिड कौन से हैं? फोस्फोलिपिड है, जो कि बाई लेयर में यानी कि 2 लेयर्स में इस तरह से कुछ अरेंज है। ये फोस्फोलिपिड है, ऐसा लिपिड जिसमें फॉस्फेट ग्रुप अटैच है आपका। बीच बीच में प्रोटीन्स देखने को मिलेंगे। प्रोटीन्स 2 तरह के देखने को मिलेंगे, एक तो इस तरह से और एक इस तरह से। तो ये होते हैं हमारे पेरिफेरल प्रोटीन, ये होते हैं हमारे इंटीग्रल प्रोटीन। तो बेटा सेल मेम्ब्रेन आपकी 2 चीजों से बनी है, लिपिड, लिपिड कौन सा? फॉस्फोलिपिड, इसके अलावा प्रोटीन। प्रोटीन 2 तरह के, एक इंटीग्रल यानी कि बिल्कुल अंदर है, और एक है बाहर की तरफ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हम बोलेंगे। लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर सरफेस। हेड जो है वो पोलर है, बाहर की तरफ है। ये हाइड्रोफिलिक है, राइट। क्या है ये? हाइड्रोफिलिक। नॉन पोलर टेल यानी कि हाइड्रोफोबिक, ये अंदर की साइड होती है, राइट। तो बेटा दिस एंश्योर्स द नॉन पोलर टेल ऑफ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरमेंट। क्योंकि नॉन पोलर टेल है आपकी हाइड्रोफोबिक, तो उन्हें पानी से दूर रखा गया है। क्योंकि अंदर साइटो देखो, ये सेल मेम्ब्रेन ऐसे होगी, यहाँ पे साइटोप्लाज्म होगा, इससे भी दूर किया गया। सेल के बाहर भी हो सकता है कोई लिक्विड हो। तो ये दोनों हमारे हाइड्रोफिलिक है, पोलर है, और ये हमारे हाइड्रोफोबिक है, नॉन पोलर है। इस पे क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है, तो ध्यान से पढ़ेंगे हम इसको। यस बेटा, लिपिड 40 एंड प्रोटीन 52 दैट इज गिवन इन द आरबीसी, राइट। पढ़ेंगे हम उसको भी। इसके अलावा बेटे आपको शुगर्स मिल जाएंगी, कोलेस्ट्रॉल मिल जाएगा, राइट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर।
नेक्स्ट पढ़ते हैं, लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील्ड दैट द सेल मेम्ब्रेन आल्सो पोजेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, रेशियो प्रोटीन एंड लिपिड वेराइज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप्स। ये अलग अलग सेल में अलग अलग हो सकती है। ह्यूमन बींग्स के अंदर मेम्ब्रेन ऑफ राइथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी की बात करते हैं तो प्रोटीन है 52% एंड लिपिड से 50%। ये आरबीसी की बात की गई है। अलग अलग सेल में अलग अलग कंपोजिशन देखने को मिल सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? कोई कंफ्यूजन भाई? बढ़े आगे, चलिए। सो डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन आसानी से कितना कौन निकल सकता है। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू इंटीग्रल, जो अंदर फंसे हुए हैं वो आसानी से नहीं निकल सकते, जो बाहर हैं वो आसानी से निकल सकते। तो डिपेंडिंग अपॉन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन कि कितनी आसानी से हम प्रोटीन को निकाल सकते हैं, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। जिसको आसानी से निकाला जा सके एक्सट्रिंसिक, जिसको आसानी से ना निकाला जा सके इंट्रिंसिक प्रोटीन, राइट? पेरिफेरल प्रोटीन लाई ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, इंटीग्रल प्रोटीन वो पार्शियली या टोटली बरिड है लिपिड्स के अंदर। कोई कंफ्यूजन क्लास? बढ़े आगे बेटा। तो ये मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है भाई तुम्हारे सामने, इसको देख लेना। नेक्स्ट है इंप्रूव्ड मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, किसने प्रपोज किया था? सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 के अंदर। इसको याद करके जाओगे। वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है, उसको बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेसिव फ्लूइड नेचर ऑफ द लिपिड, क्वेसिव फ्लूइड का मतलब है कि ये सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं होता, इसमें चीजें मूव कर सकती हैं। जो बीच में प्रोटीन पड़े हुए हैं ये मूव कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं एक्चुअली ये, राइट? सो अनेबल्स द लेटरल मूवमेंट, जो मूवमेंट है वो क्वासिव फ्लूइड नेचर की वजह से, याद रखेंगे। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी, इसको हम फ्लूइडिटी में मेजर कर सकते हैं। द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज आल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फंक्शंस लाइक सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन यानी कि दो सेल्स के बीच में जंक्शन बनाना हो, कुछ आपने ट्रांसपोर्ट करना हो, सिक्रीट करना हो, एंडोसाइटोसिस मतलब सेल के अंदर किसी को जाना हो, सेल डिवीजन कराना हो, तो वो भी चीजें अनेबल करता है क्वासी फ्लूइड नेचर यानी कि इसकी फ्लूइडिटी, राइट? नेक्स्ट बेटा, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। ट्रांसपोर्टेशन ही एक मेन काम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, ऐसा नहीं कि कुछ भी चीजें अंदर जा सके या कुछ भी चीजें बाहर आ सके। ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, कुछ सिलेक्टेड चीजों को अंदर जाने देगी, कुछ सिलेक्टेड चीजों को बाहर आने देगी। To some molecules present on the either side of it, many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy, and this is called passive transportation. देखो बेटा, ट्रांसपोर्टेशन होता है दो तरह का, एक रहता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन और एक रहता है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में लगती है एनर्जी और ये लो टू हाई भी हो सकता है, यानी कि लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई भी हो सकता है। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी नहीं लगती है, विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, और ये हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ही रह सकता है। क्लियर? न्यूट्रल सॉल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स होंगे वो कैसे? सिंपल डिफ्यूजन से भी पास हो सकते हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ओनली, राइट? वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ये सारा पैसिव डिफ्यूजन है। और पानी का जो डिफ्यूजन होता है बेटा हम उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। एज द पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, क्योंकि बेटा बीच में तो नॉन पोलर थी ना, यानी कि आपकी हाइड्रोफोबिक थी, तो उसमें से आपके पोलर मॉलिक्यूल्स पास नहीं हो सकते हैं। दे रिक्वायर कैरियर प्रोटीन, तो बीच में जो प्रोटीन्स थे, मैं कह रही थी ना क्वासी फ्लूइड होना चाहिए ताकि प्रोटीन मूव कर सके, तो वो प्रोटीन से अटैच होकर प्रोटीन रोटेट करेगा ताकि वो अंदर जा सके। फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, अ फ्यू आयंस मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं अगेंस्ट द ग्रेडियंट, यानी कि फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, और इस तरह के प्रोसेस में एनर्जी चाहिए। अब और एनर्जी चाहिए तो हम क्या बोलेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। जैसे कि एग्जांपल हमें दिया हुआ है सोडियम पोटेशियम पंप का, कोई डाउट है तो फटाफट से बोलो। बिल्कुल भाई, एक्टिव पैसिव, और किसका एक्टिव पैसिव हुआ वो बहुत बार पीवाईक्यूज में देखा गया। बिल्कुल भाई बिल्कुल, मिठाई खिलाने आएगा बच्चा हमें। चलिए, एक एक बच्चा जरूरी है भाई, एक एक बच्चा जरूरी है, बहुत जरूरत है डॉक्टर्स की इस देश को। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है सेल वॉल, राइट? सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में ये एब्सेंट रहती है, राइट? बिल्कुल भाई, ये 2023 में मिला था, राइट? चलिए, एनटीए के क्वेश्चन करना नहीं बोलेंगे। एनटीए एक साइट है जो कि
एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राइट, उसके क्वेश्चन जो है एक साइड पे डले रहते हैं, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो हर चैप्टर के 30 क्वेश्चन दिए हुए इन्होंने, राइट, तो भाई वो करके जाना जरूर। सेल वॉल का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हो, एज यू मे रिकॉल अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर सेल वॉल forms an outer covering for the cell plasma membrane of fungi and plants. फंजाई के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर एक रिजिड, एक हार्ड सेल वॉल मिलती है आपको, राइट। सेल वॉल नॉट ओनली गिव्स अ शेप, सिर्फ शेप नहीं देती है, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द सेल, उस सेल को प्रोटेक्ट भी करती है फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज, मैकेनिकल इंजरी ना हो कोई, इससे प्रोटेक्ट करके रखेगी, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करके रखेगी। इट ऑल्सो हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, एक सेल दूसरे से इंटरेक्ट करे उसमें भी ये ध्यान रखती है। प्रोवाइड करती है बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल, कोई अनडिजायरेबल जो सेल को नहीं चाहिए वो ऐसे मॉलिक्यूल्स को दूरी रखती है। We have cell wall made up of cellulose, glectins, mannans, minerals like calcium carbonate. याद रखना, इसको बेटा अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है और हो सकता है इस बार आपको देखने को मिले। सो एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, ग्लेक्टेंस, मैनन्स, मिनरल्स। मिनरल्स कौन से? कैल्शियम कार्बोनेट। अदर प्लांट्स की हम बात करें उसमें मिलेगा सेलुलोज, इसमें भी सेलुलोज था, लेकिन यहाँ पे हेमी सेलुलोज एक्स्ट्रा मिल गया, पेक्टिन्स एक्स्ट्रा मिल गया और प्रोटीन्स एक्स्ट्रा मिल गए। तो भाई ये ध्यान से पढ़ के जाना, एक एक लाइन जो है इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की। द सेल वॉल ऑफ अ यंग प्लांट, यंग प्लांट की हम बात करें तो उसमें आपको प्राइमरी वॉल दिखेगी जो कि ग्रोथ के कैपेबल है, ग्रोथ कर सकती है, जो कि ग्रेजुअली डिमिनिश हो जाती है, बाद में मैच्योर होगा सेल तो हमें सेकेंडरी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, तो वहां पे आपको क्या मिलेगी? सेकेंडरी वॉल। तो पहले बनती है प्राइमरी वॉल, बाद में बनती है सेकेंडरी वॉल। इस फॉर्म ऑन द इनर साइड। सेकेंडरी वॉल कहां बनेगी? अंदर की साइड। प्राइमरी वॉल कहां बनेगी? बाहर की साइड, राइट। तो इनर टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन की साइड, मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन की साइड बात करें तो बाहर की साइड, राइट, और वैसे ये अंदर की साइड बनेगी। द मिडिल लैमेला, बीच में बनती है, सेल वॉल के बीच में बनती है मिडिल लैमेला, इज लेयर ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। किसकी बनती है? ये याद रखो, कैल्शियम पेक्टेट की बनती है, विच होल्ड्स और ग्लूज ऑन डिफरेंट नेबरिंग सेल टुगेदर, जो आपस में सेल्स को जोड़ के रखती है। द सेल वॉल एंड द मिडिल लैमेला मे बी ट्रांसवर्स्ड बाय द प्लाज्मोडेस्माटा। देखो ध्यान से समझेंगे, ये मान लो एक सेल है, ये मान लो एक सेल है, इसके ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट है, इसके ऊपर भी सेल वॉल प्रेजेंट है, इन दोनों सेल्स के बीच में कनेक्शन होता है ऐसे, तो इस कनेक्शन को हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। क्या बोलेंगे? प्लाज्मोडेस्माटा, जो कि दो सेल्स के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करके रखती है। चलिए जी आगे बढ़े। उसके बाद एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में आप ऐसी ऑर्गेनेलीज को पढ़ने वाले हो जिनके फंक्शंस एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो कुछ ऑर्गेनेलीज को हमने एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में रख दिया जिनके आपस में फंक्शन मिलते हैं। फंक्शन मिलने का मतलब क्या है? देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहला हो गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, इसको पैक करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, मॉडिफाई करना काम है गोल्गी एपरेटस का, राइट। उसके बाद गोल्गी एपरेटस पैक करते करते कई बार एंजाइम्स को पैक कर देता है तो वो बन जाते हैं लाइसोसोम्स, कई बार एक खाली बैग पैक कर देता है तो वो बन जाते हैं वैक्यूल। तो ये चारों ऑर्गेनेली यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपका आ गया गोल्गी बॉडीज, आपका आ गया वैक्यूल्स इसके अंदर, और आपका आ गया लाइसोसोम्स। ये चार ऑर्गेनेली आती है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर, याद रखना। चलिए पढ़ें। While each of the membranous organelle is distinct in terms of its structure and function, many of these are considerable together as endomembranous system because their functions are coordinated. क्योंकि इन चारों ऑर्गेनेल के फंक्शन कोऑर्डिनेटेड हैं आपस में। कोऑर्डिनेटेड किस में? अभी तुम्हें बताया मैंने कि भाई सबसे पहले हमने बात की कि ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो चीजें बनाती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ईआर दो तरह के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है प्रोटीन और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है लिपिड। अब इन लिपिड्स और प्रोटीन्स को पैक करना, ट्रांसपोर्ट करना और मॉडिफाई करना काम है हमारे गोल्गी बॉडीज का। गोल्गी बॉडीज ही इन चीजों को पैक करते हुए कुछ एंजाइम्स को पैक कर देती है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हो सकते हैं ये, जिनको हम बोलेंगे लाइसोसोम्स। कई बार खाली गैस या कुछ खाली पैकेट्स पैक हो जाते हैं जिसको हम बोलते हैं वैक्यूल, राइट। तो पढ़िए इनको। द एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। पेरोक्सोसोम्स आर नॉट कोऑर्डिनेटेड। देखो, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सबके फंक्शन अलग अलग हैं, आपस में कोऑर्डिनेटेड भी नहीं होते, एक दूसरे को मतलब नहीं है एक दूसरे के फंक्शन से, तो ये एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट नहीं रहते हैं। ध्यान से समझेंगे। ये है न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में होते हैं पोर्स। ये सारा पूरा का पूरा
प्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइट। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ इस तरह से, देखो ध्यान से समझेंगे। अब ये जो एरिया कवर कर लिया ये ल्यूमिनल है, क्या है ये ल्यूमिनल, और जो एरिया नहीं कवर किया इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, क्या बोलेंगे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। चलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स रिवील द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। टाइनी ट्यूबुलर यानी ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर्स जो है वो पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए आपको मिलेंगे, जिसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ईआर। ईआर को डिवाइड कर दिया इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट, यानी कि पूरे सेल का जो स्पेस है उसको दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया। एक तो ल्यूमिनल जो कि इनसाइड ईआर यानी कि ईआर के अंदर वाले एरिया को हम ल्यूमिनल बोलते हैं, ईआर के बाहर वाले एरिया को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। होप सो समझ आया होगा, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ फटाफट से। चलिए ईआर जो है शोज राइबोसोम्स, जिस ईआर के ऊपर राइबोसोम्स अटैच हो उसको बोलते हैं आरईआर यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम, जिनके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है सरफेस पे, उनको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिन पे एब्सेंट है राइबोसोम्स उनको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आरईआर फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन द सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्वड इन प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन कराता है। दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के जो ज्यादा पास है वो आरईआर है, याद रखना। न्यूक्लियस के जो ज्यादा पास है बेटा वो आरईआर है, ये बात याद रखेंगे हम। क्लियर। उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बारी आई। इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, वहां पे बनते हैं लिपिड्स। एनिमल सेल्स लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन्स बनाता है, जिसको हम एसईआर ने ही सिंथेसाइज किया ऐसा मानते हैं। तो लिपिड ही बनाता है एसईआर, ये याद रखना। इसमें हमने लिखा है स्टेरॉयडल हार्मोन यानी कि सेक्स हार्मोन भी बनाता है हमारा एसईआर। उसके बाद है बेटा गोल्गी बॉडीज यानी कि गोल्गी एपरेटस। कैमिलो गोल्गी ने ये हमें दिया था। कैमिलो गोल्गी इन 1898 के अंदर फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर, कुछ इस तरह से, ये भी न्यूक्लियस के पास ही प्रेजेंट होता है। दीज वर नेम्ड एज गोल्गी बॉडीज, उनके नाम के बाद ही इनका नाम रख दिया गया। दे कंसिस्ट ऑफ फ्लैट, देखो फ्लैट बॉडीज प्रेजेंट है, सैक्स प्रेजेंट है, थैलियां प्रेजेंट हो सकती हैं, डिस्क शेप्ड, ये सिस्टर्ने सर्कुलर हो सकते हैं। ये सिस्टर्ने का डायमीटर होगा 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर, याद रखना। दीज आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलली स्टैक्ड है ये। द गोल्गी सिस्टर्ने आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस, जो उसके वेसिकल्स हैं, जो उसके राउंड बॉडीज हैं, वो न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होते हैं। दो फेस बनाते हैं, सिस फेस और ट्रांस फेस। सिस फेस को हम बोलते हैं फॉर्मिंग फेस और ट्रांस फेस को बोलते हैं मैच्योरिंग फेस, याद रखना। सो सिस फेस और ट्रांस फेस दो तरह के फेजेस आपको यहां पे मिलने वाले हैं। क्लियर। बट दे आर नॉट इंटीग्रेटेड, याद रखना। गोल्गी एपरेटस प्रिंसिपली परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ, तीन फंक्शंस है बेटा इसके। पैकेजिंग, जो भी मटेरियल बनाया ईआर ने यानी कि लिपिड्स और प्रोटीन जो बनाए हैं ईआर ने, उसको सारे को पैक करना इसका काम है। उसके बाद बेटा डिलीवर करना यानी कि ट्रांसपोर्ट करना काम है, जिस भी टिश्यू को, जिस भी सेल को, जिस भी ऑर्गेनल को उसकी नीड है उस वहां तक ट्रांसपोर्ट करना। मटेरियल्स टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, पैकेज करना भी इसका काम है। तो तीन काम बता रही हूं, पैकेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड मॉडिफिकेशन। ईआर फ्यूज विद द सिस फेज, सिस फेज से फ्यूज होगा और ट्रांस फेज की तरफ चलता चला जाएगा। This explains why the Golgi apparatus remains in the close association with the endoplasmic reticulum, क्योंकि ER भी वहीं पे प्रेजेंट है। ER ने जो भी कुछ बनाया वो इसको मॉडिफाई, पैक और ट्रांसपोर्ट करना है, तो ये भी न्यूक्लियस के पास ही प्रेजेंट होता है। A number of proteins synthesized by the ribosomes on the endoplasmic reticulum are modified with the help of cisternae। कौन मॉडिफाई करेगा? cisternae मॉडिफाई करेगा, याद रखना। Before they release from its trans phase, तो मैच्योरिंग फेज से निकलने से पहले cisternae उसको मॉडिफाई भी कर सकता है। लाइक लिपिड बनाया लेकिन जरूरत है फॉस्फोलिपिड की, तो अटैच कौन कराएगा? यही हमारा सिस्टर्ने कराएगा। गोल्गी एपरेटस इज द इंपॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, सारी चीजें यही बनाता है यहाँ पे। उसके बाद आता है लाइसोसोम। दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्गी एपरेटस। These isolated lysosome vesicles have been found to be very rich in almost all types of hydrolytic enzyme। हाइड्रोलेसिस एंजाइम इसमें प्रेजेंट है, यानी कि लिपिड को तोड़ने वाले, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस प्रोटीन को तोड़ने वाले, कार्बोहाइड्रोजेस कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने वाले।
ये एक्टिव रहते हैं एसिडिक पीएच पे, याद रखना एसिडिक पीएच सेल की होने के बाद लाइसोसोम बैग खुद फटता है और जो भी ऑर्गेनली खराब हो जाती है उसको फाड़ देता है, तो इसीलिए इसको सुसाइडल बैग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सुसाइडल बैग। दीज एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, इन सबको डाइजेस्ट करने का काम ये कर सकता है। कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे बढ़ते हैं। वैक्यूल्स। अब देखो एंजाइम भर दिया तो लाइसोसोम था, लेकिन वैक्यूल्स क्या है? खाली थैलियां है एक तरह से। इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। इसके अंदर पानी, सैप, लिक्विड, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, कुछ मटेरियल, ये कई बार खाली वैक्यूल्स भी फिल हो सकते हैं। वैक्यूल इज बाउंड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन, एक ही मेम्ब्रेन होती है, इसका नाम होता है टोनोप्लास्ट। प्लांट सेल वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। 90% सेल का स्पेस जो है वैक्यूल फिल कर सकता है। प्लांट सेल में द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ नंबर ऑफ आयंस, क्योंकि प्लांट्स में आपका एक प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है, तो सब कुछ जो भी करना है इसी ने करना है, वैक्यूल नहीं करना है। ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, गैसियस एक्सचेंज सब कुछ नहीं करना है। Other materials against concentration gradient into the vacuoles, hence their concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm। तो सब कुछ साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं होता, ये फिल करके रखते हैं वैक्यूल के अंदर, तो कॉन्सेंट्रेशन वैक्यूल के अंदर सबकी ज्यादा होती है। अमीबा के अंदर देखा गया है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, फूड डाइजेस्ट होने के बाद ये वैक्यूल कॉन्ट्रेक्टाइल हो जाता है अमीबा के अंदर। इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखना, आयंस को मेंटेन रखना इसका काम है। इन मैनी सेल्स एज इन प्रोटिस्ट, फूड वैक्यूल का भी ये काम कर सकता है बेटा। उसके बाद है बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन दे आर नॉट विजिबल। जब तक आप माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन नहीं करोगे आपको नेक्ड आई से विजिबल नहीं होंगे, एंड इवन अंडर माइक्रोस्कोप भी विजिबल नहीं होने वाले हैं। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल, डिपेंड करता है उसकी फिजियोलॉजी कैसी है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल जितना ज्यादा काम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया बाय फिजन अपना नंबर बढ़ा सकता है, ये याद रखना। जितनी ज्यादा फिजियोलॉजी ज्यादा होगी, नहीं फंक्शनिंग एक सेल की ज्यादा होगी, उतना ही नंबर ये इंक्रीज कर सकता है अपना बाय फिजन, राइट। तो फिजन से ये अपने आप को तोड़ के अपना नंबर बढ़ा सकता है। इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज, साइज की हम बात करें, कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व्ड। ये शेप अलग अलग तरह की माइटोकॉन्ड्रिया की देखी गई है। टिपिकली सॉसेज शेप हो सकता है, सिलेंड्रिकल शेप जिसमें डायमीटर जो है 0.2 to 1 माइक्रोमीटर का देखा गया, और एवरेज ले तो 0.5 आ जाएगा। लेंथ की बात करें 1 to 4.1 माइक्रोमीटर देखा गया। हर माइटोकॉन्ड्रिया में आपको डबल मेम्ब्रेन देखने को मिलेंगी। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो कंटिन्यूअस है, इनर मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग्स बना रखे होते हैं कुछ इस तरह से। तो आउटर मेम्ब्रेन बेटा कंटिन्यूअस रहती है, इनर मेम्ब्रेन इस तरह से इनफोल्डिंग्स बना लेती है, क्रिस्टे बना लेती है। तो membrane bound structure with the outer membrane and the inner membrane, dividing its lumen distinctly into the two compartments, two aqueous compartments, outer membrane and the inner membrane. Inner compartment is filled with the dense homogeneous substance, जिसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। अंदर की तरफ मैट्रिक्स प्रेजेंट है। outer membrane forms the continuous limiting boundary of the organelle. Inner membrane forms a number of infoldings. जो इनफोल्डिंग्स बने हैं इनको बोलते हैं क्रिस्टे। यहीं पे एटीपी फॉर्मेशन होगा। क्रिस्टे इंक्रीज कर रहे हैं सरफेस एरिया ताकि ज्यादा से ज्यादा एटीपी फॉर्मेशन रह सके, हो सके। यहाँ पे टू मेम्ब्रेन्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स, इनके दोनों के पास अपने अपने एंजाइम्स है ताकि एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प मिल सके। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो यही होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब देखो प्रोकैरियोट्स में तो होगा नहीं, यहीं पे होने वाला है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा वो, दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, हेंस दे आर कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। मैट्रिक्स के अंदर आपको सर्कुलर डीएनए मिलेगा, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स यानी कि राइबोसोम्स भी आपको मिल सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल एंड खुद के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, याद रखना। डीएनए और खुद के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, याद रखना। प्रोटीन्स जो है यहाँ पे द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स भी यहाँ पे प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इट कैन डिवाइड बाय फिजन, जो कि आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है बेटा प्लास्टिड। प्लास्टिड्स आर फाउंड ओनली एंड ओनली इन प्लांट सेल। और जो भी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करता है वहां पे आपको प्लास्टिड्स मिल जाएंगे। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन द प्लांट सेल्स एंड यूग्लिनोइड्स। यूग्लिना एक प्रोटिस्टा है, याद रखना। These are
easily observed under the microscope as they are large. They bear some specific pigments, thus imparting specific color to the plants. अलग अलग तरह के पिगमेंट्स हो सकते हैं इसके अंदर. अब पिगमेंट्स कौन से प्रेजेंट है या प्रेजेंट है या नहीं है, उसके बेसिस पे हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल या फिर कैरोटिनॉइड, जो कि रिस्पॉन्सिबल है ट्रैप करने को लाइट एनर्जी. क्लोरोफिल की वजह से, स्पेशली क्लोरोफिल ए की वजह से लाइट को ट्रैप किया जा सकता है यहां पे. क्लियर? एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस इन क्रोमोप्लास्ट कैरोटिनॉइड, फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड. एक एग्जांपल दिया हुआ कैरोटीन. ये क्वेश्चन आता है भाई, नेम वन कैरोटीन दैट इज प्रेजेंट इन द प्लास्टिड. और प्लास्टिड कौन सा? क्रोमोप्लास्ट. कैरोटीन या फिर जेंथोफिल्स ये प्रेजेंट हो सकते हैं. दिस गिव्स द पार्ट ऑफ द प्लांट अ येलो, ऑरेंज और रेड कलर. तो क्रोमोप्लास्ट कौन कौन से कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है? रेड, येलो या फिर ऑरेंज. ल्यूकोप्लास्ट बेटा कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के प्रेजेंट हो सकते हैं. ये स्टोर करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट स्टोर यानी कि स्टार्च स्टोर कर लिया तो अमाइलोप्लास्ट. एग्जांपल देंगे पोटैटो का. ऑयल्स और फैट स्टोर किया तो हमने बोल दिया एलियोप्लास्ट. क्या बोल दिया हमने? एलियोप्लास्ट. ऐसे ही एल्यूरोप्लास्ट होता है. क्या होता है? एल्यूरोप्लास्ट. एल्यूरोप्लास्ट स्टोर करता है प्रोटीन्स. क्या स्टोर करेगा? प्रोटीन स्टोर करेगा. मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट की हम बात करें ग्रीन प्लांट्स के अंदर, ये मेसोफिल सेल्स में पाए जाते हैं, यानी कि लीव्स के अपर जो लेयर होते हैं उसमें पाए जाते हैं. लेंस शेप दिखा भी रखा है आपको. डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है बेटा, ये भी याद रखना. इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है दैट इज मोर परमिएबल देन द इनर मेम्ब्रेन, हम याद रखेंगे. लेंस शेप हो सकता है, ओवल शेप हो सकता है, स्फेरिकल, डिस्कॉइड, रिबन लाइक हो सकता है. लेंथ वेरिएबल हो सकती है 5 से 10 माइक्रोमीटर के आसपास. विड्थ की हम बात करें 2 to 4 माइक्रोमीटर की हो सकती है. ऑडियो वीडियो सही है तो बताते रहना, कोई भी ग्लिच है तो बता सकते हो. नंबर जो वेराइज कर सकते हैं. क्लैमाइडोमोनास में एक देखा गया सिर्फ क्लोरोप्लास्ट. मीजोफिल में 20 to 40, मीजोफिल सेल्स में 20 to 40 पर सेल क्लोरोप्लास्ट देखे जाते हैं. लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेनस है. दोनों मेम्ब्रेन में से इनर मेम्ब्रेन जो है वो लेस परमिएबल है एज कंपेयर टू द आउटर मेम्ब्रेन, यानी कि आउटर मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल है, इस तरह से बोल सकते हैं. इसके अंदर ये ग्रेना है आपके. थाइलेकोइड जो है सेक्स में एक दूसरे के ऊपर पाइलअप होते हैं, जैसे कॉइन को, एक कॉइन को दूसरे कॉइन के ऊपर रख दो तो थाइलेकोइड बनाने के लिए. सो नंबर ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सेक्स कॉल्ड द थाइलेकोइड आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा. थाइलेकोइड्स एक दूसरे के ऊपर हैं और ये बनाते हैं बेटा ग्रेना. ग्रेना, ग्रेनम सिंगुलर प्लूरल है, याद रखना है इसको. आगे बढ़े. Thylakoids are arranged in stacks like the piles of the coins called grana or the intergranal thylakoid. बीच में देखो एक ग्रेना दूसरा ग्रेना जिनको जोड़ रहा है, ये स्ट्रोमा लैमेले है. ट्यूब्यूल्स का नाम क्या है? स्ट्रोमा लैमेले. The membranes of the thylakoids enclose the space called lumen. थाइलेकोइड्स के अंदर जो स्पेस है उसको ल्यूमन बोलेंगे. स्ट्रोमा बाहर वाला स्पेस है, यानी ग्रेना के बाहर स्ट्रोमा, और थाइलेकोइड के अंदर आपका, थाइलेकोइड के अंदर जो है आपका ल्यूमन प्रेजेंट होता है. थाइलेकोइड के बाहर जो है आपका प्रेजेंट होता है स्ट्रोमा, याद रखना. डार्क रिएक्शन सारी वही होती हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान. So the membrane of the thylakoid encloses a space called lumen. The stroma of the chloroplast contains enzyme जो कि डार्क रिएक्शन के लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है. इट ऑल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स जिसको हमने एंड राइबोसोम्स. तो ये भी प्रेजेंट है, यानी कि देखो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपका सर्कुलर डीएनए और राइबोसोम, इन दोनों के अंदर अपने खुद के होते हैं. क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द थाइलेकोइड. राइबोसोम्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट स्मॉलर हैं 70s, राइट, जैसा प्रोकैरियोट के अंदर देखा गया था. साइटोप्लाज्म में होते हैं 80s. यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में होते हैं 80s, याद रखना. उसके बाद बेटा हम राइबोसोम्स पढ़ेंगे प्रोकैरियोट्स के. राइबोसोम्स आर द ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स first observed under the electron microscope as dense particle by George Palade in 1953. तो पहली बार किसने देखा? जॉर्ज पैलेडे ने देखा, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. They are composed of RNA and proteins and are not surrounded by any membrane. तभी ये प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में प्रेजेंट हो सकते हैं. यूकैरियोटिक राइबोसोम में 80s राइबोसोम है, while the prokaryotic is having 70s, राइट. तो 80s राइबोसोम यहां बना है 60+40 से और वहां बना था 50+30 से, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं. SA स्टैंड्स फॉर Svedberg's कोफिशिएंट यूनिट, स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, यानी कि डेंसिटी क्या है इसकी. इट इज इनडायरेक्टली अ मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज.
बोथ 70s एंड 80s राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट्स, दोनों के अंदर ही 2 सब यूनिट देखने को मिलती है। फिर बात करेंगे साइटोस्केलेटन की, ये एलेबोरेट नेटवर्क है जिसके अंदर फिलामेंट्स यानी धागे के जैसे प्रोटीन स्ट्रक्चर हैं जो कि एक सेल के स्ट्रक्चर को बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन। तो भाई माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है जो कि एक सेल के स्ट्रक्चर स्केलेटल सिस्टम को बनाते हैं, यानी कि साइटोस्केलेटन को बनाते हैं। द साइटोस्केलेटन इन अ सेल आर इन्वॉल्वड इन मेनी फंक्शंस, जैसे कि मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए, मोटिलिटी यानी कि मूवमेंट देने के लिए, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, सेल की शेप को मेंटेन करने के लिए। कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे बढ़े। ये आपका स्ट्रक्चर दिया हुआ है सीलिया और फ्लैजेला का। सीलिया एक आउटग्रोथ है सेल की, और ये भी स्ट्रक्चर जो है बड़ा सही दिया हुआ है इसके अंदर, ये आपको पढ़ के जाना है, इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसके अंदर बेटा ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये पैरेलल चलती है, पूरा एक इस तरह से धागा था जिसके अंदर ये पैरेलल चल रहे होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स पैरेलल चल रहे होते हैं। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स को कनेक्ट कर रही है हमारी बीच का जो ये ब्रिज है, ये कनेक्ट कर रहा होता है, इसको बोलते हैं इंटर डबलेट ब्रिज, राइट। उसके अलावा बीच में एक सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है, इसको 9+2 अरेंजमेंट बोलेंगे हम, और रेडियल स्पोक्स जो कि सेंट्रल शीथ से कनेक्ट कर रही होती है। तो सीलिया और फ्लैजेला का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे स्टडी करना है बेटा। चलिए सीलिया एंड फ्लैजेला हेयर लाइक आउटग्रोथ्स है सेल मेम्ब्रेन की। सीलिया स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि वोर लाइक ओर्स कोजिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड, सेल को मूव करने में या साथ के फ्लूइड को मूव करने में हेल्प करता है। फ्लैजेला कंपैरेटिवली लॉन्गर रहता है एज कंपेयर टू सीलिया, ये लॉन्ग स्ट्रक्चर है बेटा। Responsible for the cell movement also, the prokaryotic bacteria also possess flagella, but these structurally different from that of the eukaryotic flagella. तो बेटा वो अलग रहते हैं, इनका स्ट्रक्चर आप डीप स्टडी करोगे अपनी हायर क्लासेस के अंदर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ सीलियम एंड फ्लैजेलम शोज दैट दे आर कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, बीच का जो कोर कहलाता है एक्सोनिम, पोजेस नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, अभी पढ़ा था ना 9+2 वाला अरेंजमेंट, इसको पूरे को बोलते हैं एक्सोनिम। पैरेलल रन कर रही होती है 9 डबलेट्स, यानी कि 9+2 9 डबलेट्स जो है एरे जो है इसमें पैरेलली रन कर रहे होते हैं। द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिज, बीच में ब्रिज जो है वो प्रेजेंट है यहाँ पे। सेंट्रल शीथ को जोड़ते हुए रेडियल स्पोक है हमारे पास, देयर 9 रेडियल स्पोक्स, क्योंकि 9 डबलेट प्रेजेंट है वहां पे। The peripheral doublets are interconnected by the linkers, और बीच में लिंकर्स प्रेजेंट होंगे। सीलियम एंड फ्लैजेलम emerge from the centriole, सेंट्रियोल से निकलता है बेसल बॉडी की तरफ और फ्लैजेला में कन्वर्ट हो जाता है। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ फटाफट से। थोड़ा सा ये टॉपिक जो है कई बार बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है। लास्ट टाइम है हमारा नीट का, होप सो इसमें ना आपके बेसिस जो है वो क्लियर होने चाहिए, तभी रीडिंग काम आएगी यहाँ पे। क्लियर? कोई कंफ्यूजन है तो बोलो ताकि हम आगे बढ़े फिर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, सेंट्रोजोम की बात करेंगे। सेंट्रोजोम 2 सेंट्रियोल से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो भाई सेंट्रियोल जो है इसके अंदर हमारे क्या प्रेजेंट है, सेंट्रोजोम प्रेजेंट है कार्ड व्हील लाइक स्ट्रक्चर में। सेंट्रोजोम इज ऑर्गेनली यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल सेंट्रियोल। तो सेंट्रोजोम में 2 सेंट्रियोल पाई जाती हैं, दे आर सराउंडेड बाय एमरफस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, और साइड में बाउंड्री पे पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल प्रेजेंट है। बोथ द सेंट्रियोल्स इन द सेंट्रोजोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि एक इस तरह से प्रेजेंट है, दूसरी इस तरह से प्रेजेंट होगी। कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इसका। दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली प्लेस्ड पेरिफेरल फाइबर, जैसे सीलिया फ्लैजेला में देखा था 9+2 अरेंजमेंट, बट वहां पे सेंटर में भी एक डबलेट प्रेजेंट था, यहाँ पे सेंटर में प्रेजेंट नहीं होता, ये बात याद रखना। और वहां पे डबलेट था, यहाँ पे ट्रिपलेट प्रेजेंट होगा, याद रखेंगे। वो एक ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना है ये भी। ईच ऑफ द पेरिफेरल फाइबर इज ट्रिपलेट, वहां पे डबलेट था, यहाँ पे ट्रिपलेट रहेगा, राइट। द एडजेसेंट ट्रिपलेट्स आर आल्सो लिंक्ड, एडजेसेंट यहाँ भी लिंक्ड है जैसे वहां पे लिंक्ड थे। सेंट्रल पार्ट को बोला है प्रोटीनेशियस हब, हब बोला है। स्पोक से कनेक्टेड है जैसे वहां पे कनेक्टेड था। सेंट्रियोल्स फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ द सीलिया, सेंट्रियोल्स बेसल बॉडी बनाता है फ्लैजेला का, और ऊपर का स्ट्रक्चर कुछ अलग तरीके से बना होता है। स्पिंडल apparatus सेल डिवीजन के काम बेटा ये आता है, हम ये याद रखेंगे। सेंट्रियोल्स वैसे भी प्लांट सेल में एब्सेंट रहते हैं, दे आर प्रेजेंट ओनली एंड ओनली इन, जल्दी बोलो फटाफट से, एनिमल सेल, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, बड़ा इजी सा टॉपिक है, दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनेली सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में भी ये लिखा हुआ था हमें, क्लियर। चलिए
लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस सस्टेन्ड बाय बेसिक डाई, बेसिक डाई से इसको हमने डाई किया ताकि और अच्छे से हम इसको विजिबल कर सके। क्रोमेटीन मटेरियल, नेम क्रोमेटीन दिया था फ्लेमिंग ने, याद रखेंगे। इंटरफेज मटेरियल यानी कि इंटरफेज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ अ सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग, इंटरफेज में प्रिपरेशन कर रहा होता है एक सेल, हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड एलोबरेट न्यूक्लियर प्रोटीन कॉल्ड क्रोमेटीन, धागे से धागे प्रेजेंट होते हैं उस टाइम पे। न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलाई। देखो ये न्यूक्लियोलस है, बीच में न्यूक्लियोलाई के ऐसे स्पोर्ट्स प्रेजेंट होंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैव रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर एनवेलप व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेम्ब्रेन्स विद स्पेस बिटवीन देम, देखो दो मेम्ब्रेन्स, डबल मेम्ब्रेन से ये रहता है, बीच में स्पेस रहते हैं, इसके बीच में न्यूक्लियर पोर्स रहते हैं और इन दोनों के बीच में रहता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या रहेगा? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। कितना है? 10 to 15 नैनोमीटर। भाई ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें मैं कह रही हूँ नीट के अंदर आ सकती हैं। Forms a barrier between the material present inside the nucleus and that of the cytoplasm. The outer membrane usually remains continuous with the endoplasmic reticulum. Outer membrane के साथ आपका रेटिकुलम जो है वो प्रेजेंट हो जाएगा। बेसिकली RER की यहाँ पे बात की गई है। At a number of places, nuclear membrane is interrupted by the nuclear pore. बीच बीच में आपको न्यूक्लियर पोर्स दिखाई देंगे जिससे मान लो mRNA ने शिफ्ट करना है साइटोप्लाज्म की तरफ तो वो जा सके। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन आपने पढ़ी है तो उससे आप रिलेट कर सकते हो। तो पोर्स होते हैं जिससे न्यूक्लियस से बाहर कोई भी चीज को जाना है तो वो जा सकता है। क्लियर? बिल्कुल जी, आपने भी बताया था न्यूक्लियस। चलिए आगे बढ़े। उसके बाद बेटा एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस न्यूक्लियर एनवेलप इज इंटरप्रेटेड बाय द माइन्यूट पोर्स, छोटे छोटे छेद प्रेजेंट होते हैं। Formed by the fusion of two membranes, these nuclear pores are passages through which movement of RNA, protein, molecules, जिस भी चीज को बाहर जाना हो जा सकता है। In the both direction, मतलब न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में। Normally there is only one nucleus per cell, हर एक सेल में एक न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन बहुत सारे सेल्स ऐसे होते हैं जो मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकते हैं। वेरिएशन इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड। नेक्स्ट बेटा सम मैच्योर सेल्स इवन लैक न्यूक्लियस, कुछ मैच्योर सेल्स में आपने देखा होगा न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट भी नहीं होता। जैसे मैच्योर आरबीसी की हम बात करें, किसकी बात करें? मैच्योर आरबीसी दैट लैक न्यूक्लियस। मैच्योर आरबीसी ऑफ ह्यूमंस में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। चलिए उसके बाद बेटा सीव ट्यूब्स में देख लो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो मैट्रिक्स सब्सटेंस यानी कि ग्राउंड सब्सटेंस होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। समझो ध्यान से, ये सेल है आपका और ये आपकी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन बना रही हूं, ये पोर्स है और उसके बीच में होगा न्यूक्लियोप्लाज्म और एक जगह पे होगा न्यूक्लियोलस। क्या होगा? न्यूक्लियोलस। चलिए द न्यूक्लियोलाई एंड द स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, द कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोलस जो है मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, याद रखें। न्यूक्लियस पूरा न्यूक्लियस आपका मेम्ब्रेन बाउंड है, न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, याद रखेंगे। ये साइट है जहां पे एक्टिव राइबोसोमल सिंथेसिस होता है, आरएनए सिंथेसिस होता है यहाँ पे हमारा। लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन द सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ पे बेटा प्रोटीन सिंथेसिस का पहले वाला जो काम है, मतलब एमआरएनए सिंथेसिस का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। क्लियर? बाहर साइटोप्लाज्म में जाके कहीं जाके ट्रांसलेशन होते हैं, ये बात याद रखेंगे, लेकिन एमआरएनए बनना शुरू यहीं पे हो जाता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है हमें क्रोमोसोम का। यू मे रिकॉल द इंटरफेस न्यूक्लियस व्हिच हैज अ लूज इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ द न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स। फाइबर्स था, क्रोमेटीन था। क्रोमेटीन ने सेल डिवीजन में मेटाफेज के टाइम अच्छे से क्रोमोसोम को बना लिया। क्रोमोसोम कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें मिल जाता है। बीच में जो क्रोमोसोम को बाइंड करके रखता है इसको बोलते हैं काइनेटोकोर। जो सेंटर में होता है सेंट्रोमियर हम उसको बोलते हैं। क्रोमेटीन कंटेन्स डीएनए। क्रोमेटीन में दो चीजें होती है, एक तो डीएनए और एक बेसिक प्रोटीन। बेसिक प्रोटीन के ऊपर डीएनए रैप करता है और वो पूरा अच्छे से कंडेंस होकर बनाता है प्रोटीन। सो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी हो सकते हैं इसमें। अ सिंगल ह्यूमन सेल हैज अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए। अब 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड डीएनए को क्रोमोसोम में बांध के एक सेल के अंदर फिट कर सकते हैं। एवरी क्रोमोसोम essentially has a primary constriction जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। बीच में बेटा बीच में प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन रहेगी, इसको बोलेंगे सेंट्रोमियर। साइड में होते हैं काइनेटोकोर्स ऑन द साइड्स ऑफ व्हिच डिस्क शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे जिसको हम बोलेंगे काइनेटोकोर। सेंट्रोमियर होल्ड्स 2 क्रोमेटिड। सेंट्रोमियर दोनों दो, देखो ये 2 क्रोमेटिड है बेटा, तो इन दोनों को जोड़ के रखता है आपका सेंट्रोमियर। क्या रखेगा? सेंट्रोमियर। ये जो क्रोमेटिड्स है इनको जोड़ के रख रहा है काइनेटोकोर, याद रखना।
चलिए, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की पोजीशन क्या है उसके बेसिस पे हमने क्रोमोसोम्स के अलग अलग टाइप्स रख दिए यहां पे, राइट। चलो वो पढ़ते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये भी पार्ट हमारा। चलिए, ये देखिए, यदि बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट हो सेंट्रोमियर तो हम उसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक। सेंटर से थोड़ा सा ऊपर हो एक छोटी आर्म और एक थोड़ी सी बड़ी आर्म, सब मेटासेंट्रिक, राइट। उसके बाद बिल्कुल ही एक एंड पे हो, मतलब एक बहुत छोटी एक बहुत बड़ी, एक्रोसेंट्रिक। और बिल्कुल टिप पे प्रेजेंट है, एक तो ना के बराबर एक बहुत लंबी स्ट्रैंड है, तो हम उसको बोलते हैं टेलोसेंट्रिक। तो ये अलग अलग तरह के सेंट्रोमियर्स को हम देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर की पोजीशन कहां पे है, राइट। तो एनसीईआरटी रीडिंग जो कि हमारा काम था, एवरी क्रोमोसोम हैज अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जिसको सेंट्रोमियर बोला, ऑन द साइड ऑफ विच डिस्क शेप्ड काइनेटोकोर्स प्रेजेंट है। सेंट्रोमियर दो क्रोमेटिड को जोड़ के रखती है। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फोर टाइप्स। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज मिडल सेंट्रोमियर, दोनों इक्वल आर्म्स प्रेजेंट है। Submetacentric chromosome has centromere slightly away from the middle of this chromosome, resulting into one shorter arm and one longer arm. Acrocentric chromosome, the centromere is situated close to its head, forming one extremely short and one very long arm. Whereas telocentric, जिसमें terminal centromere है, बिल्कुल ऊपर टिप पे centromere present होता है। हाँ जी, बताइए फटाफट से, कोई दिक्कत है तो इसमें। उसके बाद बेटा जो छोटे छोटे नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शंस कई बार दिखाई देते हैं, छोटे छोटे डीएनए के पार्ट दिखाई देते हैं, जिसको हम बोलते हैं सैटेलाइट। क्या बोलेंगे? सैटेलाइट। नेक्स्ट है माइक्रोबॉडीज, मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स। जो भी हमने कुछ पढ़ा उसके अलावा भी छोटे छोटे वेसिकल सेल के अंदर देखने को मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोबॉडीज। ये दोनों प्रेजेंट होंगे प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, यानी कि ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों सेल्स में दिखाई देते हैं। इनके अंदर अलग अलग तरह के एंजाइम्स जो हैं वो भरे हुए होते हैं। बिल्कुल जी, मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टेलोसेंट्रिक। सो दिस इज अबाउट ऑल दिस चैप्टर। सो ये हमने चैप्टर कर लिया है। इसके बाद हम कल पढ़ने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स, राइट। तो अभी इस चैप्टर में कोई डाउट है तो फटाफट से बताइए मुझे। बिल्कुल, माइक्रोबॉडीज आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल। कोई किसी को डाउट है, कोई क्वेश्चनिंग करनी है तो फटाफट से बता सकते हैं। अदरवाइज इट्स डन फ्रॉम माई साइड। हाँ जी, श्री कृष्णा, राकेश, एनी डाउट बेटा?